एक सवाल जो अक्सर हमारे चारों ओर गूंजता है, कभी किसी बहस में, कभी किसी सोशल मीडिया पोस्ट में, और जिसके बारे में शायद हम सबको लगता है कि हम जवाब जानते हैं, पर असल में बहुत भ्रम है। क्या हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है? आज की हमारी पड़ताल इसी एक सवाल की तह तक जाएगी। हमारे पास जो स्रोत हैं, वे हमें किसी मामूली बहस पर नहीं, बल्कि भारत की आत्मा को लेकर हुई एक जबरदस्त संवैधानिक यात्रा पर ले जाते हैं। हम राजभाषा और राष्ट्रभाषा के बीच के फर्क और उसकी पूरी कहानी को खंगालेंगे। और इस पड़ताल का मकसद सिर्फ एक तथ्य बताना नहीं है, बल्कि उस ऐतिहासिक कश्मकश को समझना है। हम देखेंगे कि हमारे संविधान निर्माताओं ने भाषा जैसे नाजुक और भावनात्मक मुद्दे को कैसे सुलझाया। उन्होंने राष्ट्रभाषा जैसे भारी भरकम शब्द की जगह राजभाषा जैसा प्रशासनिक शब्द क्यों चुना। हम स्रोतों में दिए गए तर्कों, जवाबी तर्कों और उस समय के जुनून को महसूस करने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो उलझे हुए धागे को सुलझाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं कि ये दो शब्द जो अक्सर एक दूसरे की जगह इस्तेमाल हो जाते हैं, राजभाषा और राष्ट्रभाषा, इनमें आखिर फर्क क्या है? सुनने में तो मतलब भाई भाई से लगते हैं। बिल्कुल, और यही इस पूरी कहानी की जड़ है। देखिए, इसे ऐसे समझते हैं। स्रोत साफ कहते हैं कि राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब है सरकारी काम की भाषा। बस। हाँ, बस चिट्ठियां किस भाषा में जाएंगी, कानून किस भाषा में छपेंगे, संसद में कौन सी भाषा इस्तेमाल होगी, ये एक प्रशासनिक जरूरत है। इसका संस्कृति से सीधा लेना देना नहीं है। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रभाषा यानी नेशनल लैंग्वेज एक बहुत अलग और भावनात्मक विचार है। ये किसी राष्ट्र की सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक होती है। वो भाषा जिससे देश के लोग भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं, जिसे वो अपनी भाषा मानते हैं। और सबसे जरूरी बात जो हमारे स्रोत बार बार दोहराते हैं, वो ये है कि भारत के संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया ही नहीं गया है। अच्छा, यहीं पर कहानी एकदम से दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर आज कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, तो आज़ादी से पहले तो एक साझा भाषा का सपना बहुत मजबूत था। महात्मा गांधी जैसे बड़े नेता तो पूरे जोर शोर से कहते थे कि एक साझा भारतीय भाषा राष्ट्रीय एकता के लिए जरूरी है ना? हाँ, आजादी की लड़ाई के दौरान ये एक बहुत शक्तिशाली विचार था। स्रोत बताते हैं कि महात्मा गांधी हिंदुस्तानी के प्रबल समर्थक थे, और उनकी हिंदुस्तानी कोई मुश्किल संस्कृत वाली हिंदी या फारसी वाली उर्दू नहीं थी। ये वो सरल भाषा थी जो उत्तर भारत का एक आम आदमी बाजार में बोलता था, जिसमें हिंदी और उर्दू के शब्द घुल मिल गए थे। गांधी जी का मानना था कि यही वो जुबान है जो उत्तर और दक्षिण को जोड़ सकती है, जो पढ़े लिखे और अनपढ़ को एक साथ ला सकती है। स्रोतों में गांधी जी का एक बहुत मजबूत कथन भी मिलता है, राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। इस एक लाइन से अंदाजा लगता है कि ये मुद्दा सिर्फ प्रशासनिक नहीं था, ये राष्ट्रीय गौरव, पहचान और आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। तो 46 से 1949 के बीच जब आजाद भारत का भविष्य लिखा जा रहा था, तो भाषा का सवाल सबसे ज्यादा विवादास्पद और भावुक मुद्दों में से एक बन गया। तो संविधान सभा में क्या हो रहा था? कौन क्या कह रहा था? सभा साफ तौर पर दो खेमों में बट गई थी। एक तरफ थे हिंदी समर्थक, जिनका नेतृत्व पुरुषोत्तम दास टंडन और सेठ गोविंद दास जैसे नेता कर रहे थे। उनकी दलीलें सीधी और भावनात्मक थीं। पहली कि आजाद भारत को अपनी पहचान के लिए औपनिवेशिक भाषा अंग्रेजी की बैसाखी फेंक देनी चाहिए। अपनी भाषा होगी तभी तो सच्चा स्वराज्य आएगा। ये तो बहुत स्वाभाविक तर्क लगता है। बिल्कुल। उनका दूसरा और सबसे बड़ा तर्क था कि हिंदी भारत के सबसे बड़े हिस्से में बोली और समझी जाती है, इसलिए यह एक प्राकृतिक विकल्प है। वो इसे एकता का सूत्र मानते थे कि एक भाषा पूरे देश को प्रशासनिक और भावनात्मक रूप से जोड़ देगी। उनकी मांग साफ थी, हिंदी को एकमात्र राष्ट्रभाषा और राजभाषा बनाया जाए। तो जाहिर है सभा में हर कोई इस बात से सहमत नहीं था। दूसरा पक्ष क्या कह रहा था? दूसरा पक्ष मुख्य रूप से दक्षिण भारत और दूसरे गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों के प्रतिनिधियों का था। स्रोत बताते हैं कि उनकी चिंताएं बहुत गहरी और व्यवहारिक थी। उन्हें डर था कि हिंदी को थोपने से उनकी अपनी सदियों पुरानी समृद्ध भाषाएं जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बंगाली, ये सब हाशिए पर चली जाएंगी। मतलब ये सिर्फ भाषा की लड़ाई नहीं थी, ये तो सीधा सीधा लोगों के भविष्य, उनकी नौकरियों और उनके बच्चों के अवसरों की लड़ाई थी। ये तो बहुत बड़ा मुद्दा था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। उनकी सबसे बड़ी चिंता यही थी। टीपी कृष्णमाचारी और जी दुर्गाबाई देशमुख जैसे नेताओं ने सभा में बहुत जोरदार तरीके से अपनी बात रखी।
उन्होंने कहा कि अगर हिंदी एकमात्र राजभाषा बन गई तो सरकारी नौकरियों और शिक्षा के दरवाजे गैर हिंदी भाषियों के लिए लगभग बंद हो जाएंगे। उनका तर्क था कि भारत की असली ताकत उसकी भाषाई विविधता में है, जिसे हम अनेकता में एकता कहते हैं। किसी एक भाषा को राजा बना देना इस मूल विचार के खिलाफ होगा। मैं उस तनाव की कल्पना कर सकती हूँ। एक तरफ राष्ट्रीय गौरव की भावना, दूसरी तरफ अपनी पहचान और भविष्य खोने का डर। तो जब बहस इतनी बढ़ गई तो समाधान कैसे निकला? ये गतिरोध कैसे टूटा? तीखी कहना तो शायद कम होगा। हमारे स्रोत बताते हैं कि माहौल इतना गर्म हो चुका था कि सदस्य अपनी सीटों पर खड़े होकर एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे। बहस व्यक्तिगत हमलों तक पहुंच गई थी। हालात इतने बिगड़ गए थे कि दक्षिण के कुछ प्रतिनिधियों ने तो यहां तक चेतावनी दे दी थी कि अगर हिंदी को जबरदस्ती थोपा गया तो वो एक अलग देश बनाने के बारे में भी सोच सकते हैं। बाप रे! हाँ, मतलब भारत के टूटने का खतरा सचमुच सिर पर मंडरा रहा था। यानी ये संविधान बनाने की प्रक्रिया का सबसे बड़ा संकट था। निश्चित रूप से। और यहां हमारे संविधान निर्माताओं ने वो किया जो लगभग नामुमकिन लग रहा था। उन्होंने इस राजनीतिक और भाषाई तूफान को शांत करने के लिए एक नायाब रास्ता निकाला। इसी को हम आज मुंशी आयंगर फॉर्मूला के नाम से जानते हैं, जो असल में भारतीय एकता को बचाने वाला एक समझौता था। मुंशी आयंगर फॉर्मूला नाम से तो किसी जटिल रासायनिक समीकरण जैसा लगता है। क्या ये कोई कानूनी दांव-पेच था या एक सच्ची कोशिश थी सबको साथ लाने की? हाँ, दांव-पेच से कहीं ज्यादा। ये असल में राजनीतिक सूझबूझ और दूरदर्शिता का एक बेहतरीन नमूना था। इसे के.एम. मुंशी और एन. गोपाल स्वामी अयंगर ने तैयार किया था। सोचिए, उन्होंने एक ऐसा तराजू बनाया जिसके एक पलड़े पर हिंदी समर्थकों की राष्ट्रीय भावना थी और दूसरे पर गैर हिंदी क्षेत्रों का अपनी पहचान बचाने का डर। इस फॉर्मूले ने एक बीच का रास्ता निकाला। पहला, देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को संघ की राजभाषा बनाया गया, राष्ट्रभाषा नहीं। ये हिंदी समर्थकों की मांग का सम्मान था। लेकिन दूसरे पलड़े को बराबर करने के लिए अंग्रेजी को अगले 15 सालों के लिए यानी 1965 तक सह राजभाषा के रूप में जारी रखने का प्रावधान किया गया। तो ये एक तरह का ट्रांजिशन पीरियड या एक कूलिंग ऑफ पीरियड था, ताकि देश धीरे धीरे बदलाव के लिए तैयार हो सके। बिल्कुल, इसे एक ट्रांजिशन पीरियड की तरह देखा गया। ये एक सांस लेने की जगह थी। और फॉर्मूले का सबसे समझदारी भरा हिस्सा ये था कि इसमें कहा गया कि 15 साल बाद संसद ये तय करेगी कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाए या नहीं। इसने तात्कालिक टकराव को टाल दिया और भविष्य के लोकतांत्रिक विवेक के लिए एक रास्ता खुला रखा। कमाल है। मतलब हमारे संविधान ने किसी भाषा को ताज नहीं पहनाया, बल्कि भाषाओं का एक गुलदस्ता बनाया और कहा कि यही भारत की पहचान है। तो इस फॉर्मूले को संविधान के खिताब में कैसे जगह मिली? इसी मुंशी आयंगर फॉर्मूले को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में जगह दी गई। यह अनुच्छेद आज भी भारत की राजभाषा नीति की नींव है। अगर हम इसे थोड़ा और खोल कर देखें तो अनुच्छेद 43(1) कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। लेकिन इसमें भी एक समझौता था। अंकों के लिए देवनागरी के 1, 2, 3 की जगह भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप यानी 1, 2, 3 को अपनाया गया, ताकि इसे गैर हिंदी भाषी भी आसानी से अपना सकें। हर कदम पर संतुलन बनाने की कोशिश साफ दिखती है ना? निश्चित रूप से। फिर अनुच्छेद 343(2) में 15 साल तक अंग्रेजी के इस्तेमाल का प्रावधान किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 343(3), जो संसद को यह शक्ति देता है कि वो 15 साल की अवधि के बाद भी कानून बनाकर अंग्रेजी का उपयोग जारी रख सकती है। ये भविष्य के लिए एक सेफ्टी वॉल्व की तरह था। तो क्या इस सेफ्टी वॉल्व का इस्तेमाल हुआ? 1965 में जब 15 साल पूरे हुए तब क्या हुआ? क्या अंग्रेजी को हटा दिया गया? नहीं, और यहीं पर कहानी एक और मोड़ लेती है। जैसे जैसे 1965 नजदीक आया, दक्षिण भारत में, खासकर तमिलनाडु में फिर से चिंताएं बढ़ने लगी। उन्हें डर था कि अब सरकार हिंदी को एकमात्र राजभाषा बना देगी। इसके खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, जो कई बार हिंसक भी हो गए। इसी स्थिति को संभालने के लिए संसद ने अनुच्छेद 343 की शक्ति का इस्तेमाल किया और 1963 में राजभाषा अधिनियम पारित किया। अच्छा, तो ये 1963 का अधिनियम क्या कहता था? इस अधिनियम ने ये सुनिश्चित किया कि 1965 के बाद भी हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का उपयोग सरकारी कामकाज के लिए अनिश्चित काल तक जारी रहेगा, जब तक कि सभी गैर हिंदी भाषी राज्यों के विधानमंडल इससे बाहर निकलने का फैसला नहीं कर लेते। इसने मुंशी आयंगर फॉर्मूले की भावना को स्थायी बना दिया। ये सब सुनकर मुझे 14 सितंबर की याद आ रही है। हिंदी दिवस, हम सब इसे मनाते हैं, स्कूल में निबंध लिखते हैं, पर अब मुझे लग रहा है कि शायद हम में से ज्यादातर लोग इसका सही कारण जानते ही नहीं। कई लोग तो यही मानते होंगे कि इस दिन हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया गया था।
ये एक बहुत ही आम और स्वाभाविक गलतफहमी है, लेकिन हमारे स्रोत इस पर बिल्कुल साफ हैं। 14 सितंबर 1949 वो ऐतिहासिक दिन था जब संविधान सभा ने महीनों की उस जबरदस्त विभाजनकारी बहस के बाद इसी मुंशी आयंगर फॉर्मूले को स्वीकार किया था। ये वो दिन था जब हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में अपनाया गया, राष्ट्रभाषा के रूप में नहीं। अच्छा, तो ये किसी भाषा के सर्वश्रेष्ठ होने का उत्सव नहीं है, बल्कि ये एक बेहद मुश्किल समझौते और राष्ट्रीय एकता के बच जाने का उत्सव है। बिल्कुल सही। हिंदी दिवस असल में उस संवैधानिक सहमति का उत्सव है। ये उस दिन को याद करता है जब एक बड़े गतिरोध को सुलझाया गया और देश को टूटने से बचाया गया। ये हिंदी के राजभाषा बनने का दिन है। तो अब हम अपनी इस गहरी पड़ताल के अंत में हैं। इन सभी स्रोतों, ऐतिहासिक बहसों और संवैधानिक दांवपेच को समझने के बाद उस पहले सवाल पर वापस आते हैं। अंतिम उत्तर क्या है? क्या हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है? अंतिम उत्तर बिल्कुल स्पष्ट है और इसमें कोई अगर मगर नहीं है। संवैधानिक रूप से हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है। ये संघ की राजभाषा है, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। स्रोतों से ये क्रिस्टल क्लियर है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच समझकर, जानबूझकर राष्ट्रभाषा शब्द से परहेज किया। वो किसी एक भाषा को दूसरों पर सांस्कृतिक वरीयता या श्रेष्ठता का ताज नहीं पहनाना चाहते थे। उन्होंने राजभाषा को एक ठंडे, कार्यकारी और प्रशासनिक शब्द के रूप में चुना, जिसका उद्देश्य सरकारी काम को सुचारू रूप से चलाना था, न कि किसी एक भाषाई पहचान को पूरे देश पर लागू करना। तो यह निर्णय भाषाई विविधता का सम्मान करने और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए किया गया एक सचेत और जरूरी समझौता था। बिल्कुल। ये इस महान विचार की स्वीकृति थी कि भारत की पहचान किसी एक भाषा में नहीं, बल्कि उसकी अनेक भाषाओं की सामूहिक समृद्धि में निहित है। और इसीलिए आज भारत में कोई एक राष्ट्रभाषा नहीं है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई है, जो देश के उस भाषाई गुलदस्ते को दर्शाती हैं जिसकी हम बात कर रहे थे। या सोचने वाली एक बात छोड़ जाते हैं। संविधान ने 15 साल बाद अंग्रेजी के भविष्य का फैसला संसद पर छोड़ा था, ये सोचकर कि तब तक शायद एक भाषाई सहमति बन जाएगी। आज 75 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं और अंग्रेजी आज भी एक बेहद महत्वपूर्ण सहराज भाषा बनी हुई है। शायद पहले से भी ज्यादा। भाषा पर बहस आज भी उतनी ही जीवित है। ये ऐतिहासिक समझौता और इसका आज तक स्थायी न हो पाना हमें भाषा, पहचान और एक राष्ट्र के विचार के बीच के जटिल और हमेशा बदलते रिश्ते के बारे में क्या बताता है?